बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। मैं इंतज़ामात कर रहा हूँ, गुलाम बाकी से कह दीजिए मेरे आदमियों के साथ न्यूयॉर्क चला आए, मोरनिया भी यहाँ पहुँच जाएगी। मैंने गुलाम बाकी से कह दिया उसे न्यूयॉर्क जाना है। उधर हमारा मेकअप हो चुका था। भूमि के सामने एना मरिया की तस्वीरें थीं और मेरे सामने जेब वॉल्टर की। हम आईने के सामने खड़े होकर हर जाविये से कभी तस्वीरों को देख रहे थे और कभी अपने आप को। फिर मैंने इत्मीनान का इजहार किया। उसी वक्त दिमाग में सोच की लहर महसूस हुई। रसवंती की आवाज़ सुनाई दी, फरहाद तुम्हें मालूम है मैंने इसराइली हुकाम को चैलेंज किया है। 3 घंटे गुजर चुके हैं। बाकी 3 घंटों में हमें हर उस शख्स के दिमाग तक पहुंचना है जिसके ज़रिए हम उन्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकें। अब तक तुमने और शिबा ने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। हम बहुत ही अहम लोगों के दिमागों तक पहुंच चुके हैं। इसके बावजूद अभी बहुत कुछ करना है। यहाँ तुम्हारी मौजूदगी ज़रूरी है। अपनी तमाम मसरूफियात छोड़कर मेरे बेटे के पास आओ। मैं सोनिया के पास पहुँच रहा हूँ। सोनिया का दिमाग हम 3 टेलीपैथी जानने वालों का मरकज़ बन गया। मैंने पूछा, रसवंती ने जो चैलेंज किया है उसके मुतल्लिक तुम्हारी क्या राय है? और 2-4 घंटे बाद आकर पूछते तो अच्छा होता। जब उसने इतना बड़ा चैलेंज किया था तो तुम्हें फ़ौरन मेरे पास आना चाहिए था। ये ना कहना बुरी तरह मसरूफ़ थे। ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुम क्या कर रहे थे? अय्याशी कर रहा था। मुंह फुला के जवाब दे रहे हो। काम की बात करो। रसवंती ने कहा, फरहाद इस वक्त ये बातें अच्छी नहीं हैं। तुम औरतों को जो करना है वो करती रहो। मुझे जो करना होगा कर लूँगा। सोनिया की बात पर नाराज़ नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग ऐसे ही मसरूफ़ होकर अपनी औलाद से गाफिल हो जाते हैं। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। हमें मालूम है कि ट्रांसफार्मर मशीन के लिए तुम किस तरह दिन रात मसरूफ़ रहते हो, लेकिन इससे भी अहम बेटा है। बेटे का हवाला ना दो। आज तक इसीलिए घरेलू ज़िंदगी ना गुजार सका। दुश्मन हालात इसकी इजाज़त नहीं देते। अगर मैं तुम्हारी तरह बेटे से लगा रह सकता तो एक घर भी बना सकता था। बहरहाल बहस में वक्त ज़ाया ना करो। मेरा ख्याल है मास्क मैन के आदमियों के ज़रिए तुम और शिबा अहम अफसरान तक पहुंच चुकी हो। हम ऐसा कह चुके हैं, लेकिन सोनिया कहती है 6 घंटे से पहले ही मेरे मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएंगे। मेरे बेटे को यहाँ से जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। मैंने कहा, यह बड़ी अल्लाह वाली है। उसकी पेशन गोइयाँ हमेशा दुरुस्त होती हैं। फिर घबराने की क्या बात है? मेरी बात ख़त्म होते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। सोनिया ने कहा, कम इन। दरवाज़ा खुला। वहाँ 2 फौजी अफसर खड़े हुए थे। एक ने कहा, मैडम हम दोस्ती के नए जज्बे से आए हैं। क्या आप हॉल में चलना पसंद करेंगी? वहाँ नए सिरे से गुफ्तगू होगी। आपको मास्टर पारस के साथ यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। उसने कहा, मुझे अफसोस है मैं तुम्हारी किसी मीटिंग में शरीक नहीं हो सकती। पहले पारस को यहाँ से ले जाऊंगी, उसके बाद मेरे टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारी मीटिंग में शरीक हो सकेंगे। दोनों अफसरान ने एक दूसरे को देखा। वो जाना चाहते थे। सोनिया ने कहा, अपने पर्दानशीन आला अफसरान से कह देना हम बाबा फरीद वास्ती साहब के इदारे से एक चार्टर्ड तैयारा यहाँ लाएंगे। उसी में हम जाएंगे। चूँकि हमारे दरमियान एतमाद का फुकदान है, लिहाजा हम तुम्हारे तैयारे में सफ़र नहीं करेंगे। दोनों अफसरान चले गए। दरवाज़ा बंद हो गया। सोनिया ने कहा, रसवंती अपने साहब से कहो कि बड़ी बीबी की पेशन गोई दुरुस्त हुई है। मैं कोई कमाल नहीं करती, हालात का जायज़ा लेकर बात करती हूँ। अब से पहले भी हमने एक बहुत बड़ा चैलेंज किया था। उसके मुताबिक तिल अबीब के जनरेटर को बम के धमाकों से उड़ा दिया था, जिसके नतीजे में पूरा शहर तारीकी में डूबा रहा। अजब तरह की दहशत फैल गई थी। वो फिर ऐसा नहीं चाहेंगे। सीधी सी बात है, दुनिया का कोई मुल्क टेलीपैथी जानने वालों से अपने अहम राज छुपाकर नहीं रख सकता और ना ही टेलीपैथी जानने वालों को नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे ग्रुप में ख्याल ख्वानी करने वालों की तादाद ज़्यादा है। वो समझते हैं कि एक को हलाक करेंगे तो बाकी ख्याल ख्वानी करने वाले पूरे मुल्क में जलजला पैदा कर देंगे। बाय द वे, तुम्हारे बड़े साहब को मेरी पेशन गोई से बहुत दुख पहुंचा है। मैंने कहा, बुढ़ापे में ये इल्म बहुत काम आएगा। एक तोते के साथ दुकान खोलकर बैठ जाना, खासी आमदनी होगी। रसवंती ने कहा, क्या तुम दोनों लड़ते ही रहोगे? कोई काम की बात नहीं करोगे क्या? सोनिया ने कहा, काम की बात हमारे दुश्मन कर रहे हैं। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। सोनिया ने कहा, देखा, फिर काम की बात करने आ गए। फिर ऊंची आवाज़ में बोली, कम इन। दरवाज़ा खुला। वही 2 फौजी अफसर नज़र आए। उनमें से एक ने कहा, मैडम आप अपना ख़ास तैयारा मंगवा सकती हैं, जब चाहे जा सकती हैं, लेकिन तैयारे के आने तक हमारी मीटिंग में शरीक हो जाएं। प्लीज़ इनकार ना करें। सोनिया ने कहा, मीटिंग में जितने हजरात शरीक होते हैं वो सब के सब नुमाइशी होते हैं।
ना उनकी बातों में कोई वजन होता है और ना ही वो अपने तौर पर फैसला कर सकते हैं। फैसला करने वाले तो 7 पर्दों के पीछे रहते हैं। उनसे कहो इतने बड़े हॉल में मीटिंग करना, हमारी आवाज़ें रिकॉर्ड करना और कैमरों के जरिए दस्तावेजी फिल्म तैयार करना फजूल सी बातें हैं। अगर ज़रूरी बात करना चाहते हैं तो वो छुपकर भी कंप्यूटर के जरिए कर सकते हैं। यहाँ मेरे सामने माइक और मॉनिटर टीवी रख दिया जाए। जब मैं चली जाऊंगी तो फरहाद, रसवंती और शिबा किसी डमी के जरिए उसी तरह गुफ्तगू कर लेंगे। वो अफसर फिर चले गए। इस दौरान रसवंती ने जनाब शेखुल फारस से कह दिया था कि तैयारा वहाँ से रवाना कर दें। थोड़ी देर बाद फौजी जवानों ने सोनिया के कमरे में माइक और मॉनिटर टीवी लाकर रख दिया। मैंने बेजार होकर कहा, इन लोगों को मीटिंग करने की बीमारी लग गई है, पता नहीं अब क्या बकवास करना चाहते हैं। उन्होंने माइक को सोनिया के सामने रख दिया। उसे कुछ फासले पर टीवी रख दिया गया। फिर उसे ऑन करके कमरे से बाहर चले गए। दरवाज़ा बंद हो गया। सोनिया ने माइक को ऑन करने के बाद कहा, हेलो, मैं अपनी आवाज़ सुना सकती हूँ, आप फरमाएं क्या कहना चाहते हैं। स्क्रीन पर जवाब मौसूल होने लगा, मैडम सोनिया, हम आपके ज़रिए फरहाद, रसवंती और शिबा से माजरत चाहते हैं। पिछली मीटिंग में हमारे दरमियान तल्खियाँ पैदा हो गई थीं। हमारे दरमियान जो बेअतमादी है, इससे हम दोनों को नुकसान पहुँच सकता है। ये दुरुस्त है कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता, बल्कि नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचता और आप लोगों का नुकसान बहुत कम होता। फिर भी नुकसान ज़्यादा हो या कम, नुकसान तो नुकसान ही होता है। स्क्रीन पर वो जवाबी तहरीरें मिट गईं। अब दूसरी तहरीरें उभरने लगीं। आपने हमारा फ़ैसला सुन लिया है। आप मास्टर पारस को जब चाहें यहाँ से ले जा सकती हैं। ये इस बात का सबूत है कि हम आप पर भरपूर एतमाद कर रहे हैं। क्या आपकी जानिब से भी ऐसा ही किया जाएगा? सोनिया ने कहा, बेशक, हम ज़ुबान के पाबंद हैं। जो कहते हैं वो ज़रूर करते हैं। कल शाम तक शिबा यहाँ पहुँच जाएगी। बाय द वे, दो तरफ़ा एतमाद यूं ही कायम नहीं होता। जब तक ताकत का तवाज़न ना हो या किसी को किसी से खौफ ना हो, दोस्ती के मामले में लचक पैदा नहीं होती। अभी टीवी स्क्रीन सादा थी क्योंकि सोनिया बोल रही थी और दूसरी तरफ वो सुन रहे थे। वो कह रही थी, हमारा आपका मामला मुख्तलिफ है। आप ताकत का तवाज़न चाहते थे, इसलिए पारस को, मुझको और शिबा वगैरह को यहाँ रखना चाहते थे ताकि हम कैदी मेहमान बनकर रहें। हमारे अतराफ इतना सख्त पहरा हो कि हम यहाँ की सरहद पार ना कर सकें और आप अपनी बातें हमसे मनवा सकें। बहरहाल आपने देख लिया, रसवंती जैसी ममता की मारी औरत ने अपने बेटे को कुर्बान कर देने का फ़ैसला कर लिया। मैं भी जान देने को तैयार थी, लेकिन ये ताकत का तवाज़न नहीं था। हम सिर्फ 2 थे और यहाँ तुम्हारी पूरी कौम नीस्तो नाबूद होने वाली थी। लिहाजा आइंदा इस बात को याद रखना कि एतमाद खौफ से पैदा हुआ है, दोस्ताना जज्बे से नहीं। स्क्रीन पर जवाब मौसूल होने लगा। वहाँ लिखा था, आपकी बातें बड़ी तलख हैं, मगर हम हकीकत से इनकार नहीं करेंगे। हमें इस बात की खुशी है कि वादे के मुताबिक कल शाम तक मिस शिबा यहाँ तशरीफ़ लाएंगी। क्या हम उनके लिए खुसूसी तैयारा रवाना कर दें? जी हाँ, शिबा को अपनी कौमी एयरलाइन के तैयारे में सफ़र करते हुए खुशी होगी। आप उसे अनकरा भेज दें। मैंने कहा, अब सारे मामलात तय हो चुके हैं, मेरी ज़रूरत नहीं रही। मैं जा रहा हूँ, कोई अहम बात हो तो बुला लेना। मैं अपनी जगह हाजिर हो गया। हमने लिबास तब्दील कर लिया था। मेरे सामने एना मरिया खड़ी हुई थी और भूमि के सामने जे वॉल्टर दिखाई दे रहा था। हमारे लिए जो सूटकेस लाए गए थे उन्हें खोल कर देखा। मेरे सूटकेस में बेहतरीन जोड़े और मेरी ज़रूरत का सामान था। इसी तरह भूमि के लिए अलग सूटकेस में बेहतरीन मलबूसात और ज़रूरियात की चीज़ें थीं। हम होटल के पिछले दरवाजे से निकलकर एक कार में बैठ गए। वहाँ से हमारा नया सफ़र शुरू हो गया। उधर सोनिया को अपने चार्टर्ड तैयारे के लिए 3.5 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा। जब इतला दी गई कि तैयारा पहुंच गया है तो वो पारस के साथ एक कार में आकर बैठ गई। मंगल पांडे को वहां छोड़ दिया गया था। उसे अब शिबा के हमराह आने वाले पारस के साथ रहना था। शिबा, सोनिया, रसवंती और पारस के दिमागों में मौजूद थीं ताकि कोई खतरे की बात हो तो फ़ौरन बचाव की तदबीर की जा सके। जब वो पारस के साथ कार में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुई तभी शिबा ने घबरा कर कहा, मैं जा रही हूँ, यहाँ किले में अचानक फायरिंग शुरू हो गई है। वो चली गई। ज़रा देर बाद आकर बोली, सोनिया, रसवंती, यहाँ ख़तरा है। हमारे कैसरी किले पर हमला हुआ है। कई हेलीकॉप्टर्स परवाज़ कर रहे हैं और पैराशूट्स के ज़रिए हमलावर किले के अंदर उतर रहे हैं। सोनिया ने कहा, ओ खुदाया, ये क्या हो गया? देखो शिबा, तुम्हारी कामयाबी यही होगी कि तुम अपने हवास में रहो। अगर बदहवासी का मुजाहिरा किया तो दुश्मन गालिब आ जाएंगे। और रसवंती, इसराइली अफसरान को ये पता ना चले कि शिबा पर क्या उफ्ताद आ पड़ी है, वरना वो यही सोचेंगे कि ये कल यहाँ नहीं आ सकेगी। लिहाजा मुझे और पारस को रोक लिया जाएगा। शिबा चली गई। रसवंती ने कहा, मैं तुम्हें और पारस को चंद सेकंड के लिए छोड़कर जा रही हूँ, अभी आती हूँ।
वो मेरे पास आकर बोली, शिबा खतरे में है, उसके किले पर अचानक बड़े पैमाने पर हमला किया गया है, तुम फौरन वहां पहुंचो। वो इत्तला देकर चली गई। मैं पारस अव्वल के दिमाग में पहुंच गया। तड़ तड़ फायरिंग की आवाज़ें आ रही थीं। स्पीकर के जरिए आमना बोल रही थी, शिबा, जोजो और पारस को लेकर अपने बेडरूम में रहो, खतरा बढ़ते ही चोर दरवाजे से निकल जाना। शिबा ने आमना के दिमाग में पहुंचकर कहा, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, तुम्हें खतरे में छोड़कर नहीं जाऊंगी। जोजो और पारस मेरे बेडरूम में महफूज हैं। मैं ख्याल खवानी के जरिए देख रही हूँ कहाँ क्या हो रहा है। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर कहा, देखो, सांस ना रोकना, मैं मालूम करना चाहता हूँ आखिर यहाँ क्या हो रहा है और ये कौन लोग हैं। तुम्हारे जरिए चंद लोगों तक पहुँचने के बाद दिमाग से चला जाऊँगा। वो बालकोनी में आकर दीवार की आड़ से देखने लगी। बाहर तारीकी में अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहा था। किले के अंदर अच्छी खासी रोशनी का इंतजाम था, लेकिन आमना ने मुकम्मल अंधेरा करा दिया था। बहुत से पैराशूट से उतरने वाले ज़मीन तक पहुंचने से पहले ही गोलियों का निशाना बन गए थे, मगर कुछ ऐसे भी थे जो सही सलामत उतर आए थे। शिबा के मुसल्ला आदमियों से उनका बाकायदा मुकाबला हो रहा था। पारस उठकर बैठ गया था और जोजो को झंझोड़ कर जगाना चाहता था। शिबा ने पलटकर कहा, इसे सोने दो। मैंने हैरानी से कहा, क्या तुम इन हालात में जोजो को सुलाए रखना चाहती हो? मजबूरी है, मैंने इस पर तनवीमी अमल किया था, 2 घंटे की नींद पूरी करेगी। यह अमल क्यों किया था? सोनिया का मशवरा था, मैं अभी तफसील बता नहीं सकती। वो दौड़ती हुई पारस के पास आई, फिर आमना को मुखातिब करते हुए बोली, जोजो का क्या होगा? आमना ने कहा, इसे सोने दो, तुम पारस को लेकर तहखाने में चली जाओ, हालात बिगड़ेंगे तो मैं जोजो को लेकर वहां पहुंच जाऊंगी। शिबा ने कहा, तुम मुझे क्यों भगाना चाहती हो? क्या तुम समझती हो कि मैं तुम्हें तन्हा छोड़ दूंगी? शिबा, हालात को समझा करो, तुम तहखाने में रहकर भी ख्याल खवानी के जरिए दुश्मनों से लड़ सकती हो। मेरा उनके रूबरू रहकर जंग करना लाजमी है। हम दोनों में बहुत फ़र्क है। जो कह रही हूँ वो करो, इस वक्त तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा। मैंने कहा, आमना दुरुस्त कह रही है, तुम पारस को लेकर तहखाने में जाओ, मैं आमना के साथ रहूँगा और जोजो की हिफाजत करूँगा। मैं आमना के पास पहुँच गया। वो सांस रोकना चाहती थी। मैंने कहा, मैं फरहाद हूँ, कोई भी दुश्मन मुकाबले पर आए तो उस पर गोली चलाने से पहले उसे किसी तरह बोलने पर मजबूर करना। वो एक तारीखी किला था। उसके चारों तरफ बहुत ऊंची और मजबूत दीवारें थीं। पहले ज़माने की तोप के गोले इन दीवारों को तोड़ नहीं सकते थे। इसके बावजूद वो किला पहले ज़माने की चीज़ था। आज ये मजबूत दीवारें किसी काम नहीं आती। दुश्मन तैयारों और हेलीकॉप्टर्स में आते हैं और पैराशूट्स के ज़रिए अंदर पहुंच जाते हैं। आमना मेरी हिदायत पर अमल करना चाहती थी, लेकिन दुश्मन मौका नहीं दे रहा था। वो किसी तरह शिबा के जांबाजों का मुहासरा तोड़कर इस महलनुमा कोठी में दाखिल होना चाहते थे, जहां शिबा ने पारस, जोजो और आमना के साथ रिहाइश इख्तियार की हुई थी। उनके अंदाज से पता चल रहा था वो शिबा या पारस या दोनों को अगवा करना चाहते हैं या फिर दोनों को ख़त्म कर देना चाहते हैं, ताकि एक टेलीपैथी की कुव्वत कम हो, या फिर पारस को अगवा करके वो हमारे लिए दुश्वारियां पैदा करना चाहते थे। पैराशूट से उतरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी। बहुत ज़बरदस्त हमला था। जांबाज गोली खा खा गिर रहे थे, कुछ ज़ख्मी हो रहे थे, कुछ दम तोड़ रहे थे। मैंने कहा, आमना, फ़ौरन अंदर जाओ, दुश्मन गालिब आ रहे हैं, जोजो को उठाकर ले चलो। वो दौड़ती हुई कोठी के बैरूनी दरवाजे तक आई। उसकी तरफ तड़ातड़ फायरिंग होने लगी। वो ऊंधे मुंह गिर पड़ी, फिर फर्श पर रेंगती हुई जाने लगी, मगर हमलावर भी दौड़ते आ रहे थे। वो फिर उठकर भागने लगी। मुसीबत ये थी कि अब तक किसी भी हमलावर की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। जाहिर है वो शिबा जैसी टेलीपैथी जानने वालों के किले पर हमला करने आए थे। वो दम तोड़ते वक्त भी आवाज़ ना निकालने की कोशिश करते और उसी में उनकी कामयाबी थी। आमना उनसे आगे निकल गई थी। एक कमरे में जाकर उसने अलमारी को पूरी ताकत से धकेल कर गिरा दिया। फिर उसके पीछे बैठकर आने वालों पर गोलियां चलाने लगी। एक के बाद दीगरे कई हमलावर गोलियां खाकर गिरे। जो बचे वो दाएं बाएं छट गए। कोठी के दूसरे हिस्से से गुजरते हुए शिबा वगैरह को तलाश करने लगे। आमना वहां से उठकर तेजी से चलती हुई बेडरूम में पहुंची। जो आंखें बंद किए बेखबर सो रही थी। उसने स्टेन गन को शाने से लटकाया और उसकी तरफ बढ़ी, ताकि उसे कंधे पर लाद कर चोर दरवाजे की तरफ चली जाए। उसी वक्त ठाएं से गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। आमना के हलक से चीख निकली। वो उछलकर फर्श पर गिर पड़ी, फिर जल्दी से संभलने की कोशिश की। गोली का जख्म अच्छों को मार डालता है। यह गनीमत थी कि गोली बाजू को छेदती हुई गुजर गई थी। उसने दूसरे हाथ के सहारे उठने की कोशिश की, फिर दूसरी गोली लगी। वो तड़प कर ज़रा उछली,
फिर फर्श पर गिर पड़ी। आने वाले 6 थे। उनमें से एक ने जेब से बड़ी सी तस्वीर निकाली, उसे देखते हुए जोजो को देखा, फिर मुतमईन होकर तस्वीर जेब में रखी, अपने साथियों को इशारा किया। एक ने आगे बढ़कर जोजो को उठाया और अपने कंधे पर लाद लिया। आमना मौत से लड़ रही थी। मैं उसके जरिए देख रहा था, उसके अंदर रहकर उसकी कुव्वते बर्दाश्त में इजाफा कर रहा था। उसने अचानक हाथ बढ़ाकर जाने वाले की टांग पकड़ ली। वो लुढ़खड़ाया। जोजो समेत गिरना चाहता था, मगर दूसरे ने जोजो को संभाल लिया, उसे लेकर वहां से भागने लगा। आमना ने फर्श पर रेंगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुव्वते बर्दाश्त जवाब दे गई। वो यकबारगी फर्श पर चारों शाने चित हुई, फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। वो बेहोश हो चुकी थी। अब मैं उसके जरिए ना कुछ देख सकता था और ना अगवा करने वालों का ताकुब कर सकता था। मैं शीबा के पास आ गया। वो तहखाने के चोर दरवाजे के पास खड़ी कान लगाकर सुन रही थी। आमना के जरिए वो भी सब कुछ देख रही थी। जब वो बेहोश हो गई तो ये तड़प कर चोर दरवाजे से निकलना चाहती थी। ऐसे ही वक्त में मैंने उसे रोक लिया। खबरदार, ऐसी गलती ना करना। नहीं, मैं जाऊंगी, वो जोजो को लेकर जा रहे हैं। वो सिर्फ जोजो के लिए नहीं, तुम्हारे और पारस के लिए भी आए थे। तुम्हें कोठी में तलाश कर रहे हैं। तुम तन्हा उनका मुकाबला कैसे करोगी, जबकि वो अपनी आवाज़ भी नहीं सुना रहे हैं। इन हालात में टेलीपैथी का हथियार बिल्कुल बेकार है। तुम्हें इसी तहखाने से नहीं निकलना चाहिए। मैंने उसे बातों में लगाकर चोर दरवाजे से जीने के जरिए नीचे उतार दिया और तहखाने में पहुंचा दिया। वो चौंक कर बोली, अरे मैं बातों ही बातों में यहाँ चली आई। वहाँ आमना बेहोश हो गई है, उसे फ़ौरन तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। शिबा, क्या तुमने इतना अरसा बाबा साहब के इदारे में रहकर यही ट्रेनिंग हासिल की है कि ऐसे वक्त में अपने हवास बजा ना रख सको और अकल से काम ना ले सको? अगर अपने किसी सगे को अगवा किया जा रहा है और अपना कोई सगा जख्मों से चूर चूर होकर बेहोश हो गया है, तो ऐसे जज्बाती लम्हों में खुद को दुश्मनों के सामने पेश नहीं करना चाहिए। वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। आमना की तरह तुम्हारे कितने ही जांबाज जख्मी पड़े होंगे। इन सबको तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होगी। वो झुंझुलाकर नहीं नहीं बोलती हुई जीने पर चढ़ती हुई कहने लगी, नहीं, आमना मेरी बहन है, मेरी मौजूदा अजमत की अलामत है। वो ना होती तो मैं इतने कारनामे अंजाम ना दे सकती। मैं जाऊंगी, अपनी जान को खतरे में डाल कर जाऊंगी। वो चीखती चिल्लाती जीने पर चढ़ती हुई चोर दरवाजे के पास पहुंची। उसी लम्हे मैंने दिमाग को झटका दिया। उसके हलक से चीख निकली। वो अपना तवाज़न संभाल ना सकी, नीचे गिरी और जीने पर से लुढ़खड़ाती हुई तहखाने में आकर पारस के कदमों पर रुक गई। पारस ने जल्दी से झुककर उसे संभालने की कोशिश करते हुए पूछा, मम्मी क्या हो गया है आपको? वो दिमागी तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए गुस्से से बोली, फरहाद, आई हेट यू। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, सख्त नफरत करती हूँ। अब तुम्हें कभी दिमाग में नहीं आने दूंगी। चले जाओ यहाँ से। वो सांस रोकना चाहती थी मगर रोक ना सकी। मैंने उसके दिमाग में जलजला पैदा किया था। उसका असर थोड़ी देर तक कायम रहता था। मैंने कहा, तुम मुझसे लाख नफरत करो मगर मैं तुम्हें हराम मौत मरने के लिए दुश्मनों के सामने जाने नहीं दूंगा। वो फर्श पर बैठते हुए बोली, मैं जरूर जाऊंगी। पारस ने पूछा, मम्मी क्या पापा से झगड़ा कर रही है? वो उसका हाथ पकड़कर बोली, हाँ बेटे, दुश्मनों ने जोजो को अगवा कर लिया है, उसे कहीं लेकर जा रहे हैं। आमना बुरी तरह जख्मी है, बेहोश हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे पापा, वो मुझे वहां जाने नहीं देते। पारस ने फौरन अपना हाथ छुड़ाया, फिर दौड़ता हुआ सीढ़ियां चढ़ता हुआ जाने लगा। जोजो, नहीं नहीं, मैं जोजो को नहीं जाने दूंगा। वो बहुत अच्छी है, किसी को इससे क्या दुश्मनी है, मैं इनका रास्ता रोक लूंगा। शीबा ने कहा, तुमने मुझे तो दिमागी झटका पहुंचाकर ऊपर से नीचे गिरा दिया, अब जरा बेटे को दिमागी झटका पहुंचाओ ना। शीबा, वो बच्चा है, टेलीपैथी का झटका बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वरना मैं उसे भी रोक लेता। खुदा के लिए उसे रोको, उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। हो सकता है वो दुश्मनों के हाथ आ जाए। क्या तुम इसे दुश्मनों के हवाले करना चाहती हो? वो तड़प कर चीख पड़ी, पारस, खबरदार, दरवाजा ना खोलना, दूसरी तरफ ना जाना। वो पलट कर बोला, मम्मी मैं जाऊंगा, जोजो को अभी लेकर आऊंगा। बेटे, वो इसे ले जा चुके हैं, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे अच्छे बेटे, मेरी बात मान लो, देखो दरवाजा ना खोलना। वो उठते हुए आहिस्ता आहिस्ता दीवार का सहारा लेकर जीने पर चढ़ते हुए उसे समझा रही थी, मना रही थी। मैंने कहा, फाहरी औरत, जब मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए ज़रा सी ज्यादती की तो तू मुझसे नफरत करने लगी। जो बात समझा रहा था वो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन बेटा जाने लगा, तू माँ बनकर समझने लगी कि बाहर खतरा है, बेटे को नहीं जाना चाहिए।
वो झुंझलाकर बोली, चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम क्यों आए हो मेरे दिमाग में? मैंने मना किया था, फिर भी आ गए, मेरे दिमाग को हिला कर रख दिया। चले जाओ यहाँ से, आइंदा कभी ना आना। मिस शिबा, मुझे तुम्हारे दिमाग में कदम रंजा फरमाने का कोई शौक नहीं है। अगर तुम्हारी याददाश्त ज़रा सी भी अच्छी है तो याद करो, पहली बार तुमने ही मेरे दिमाग में आकर 3 बार सोनिया का नाम लिया था। सोनिया सोनिया सोनिया, यानी मुझे सोनिया के पास फ़ौरन पहुंचना चाहिए। मैं बहुत मजबूर होकर आई थी। जब तुमने मना किया था तो मेरे दिमाग में क्यों आई थी? और जब मैं आ रहा हूं तो इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? मैं जा रहा हूं और कभी नहीं आऊँगा। खुदा हाफिज। मैं उसे छोड़कर पारस के दिमाग में आ गया। ये सोचकर दुख हो रहा था कि हम जोजो की खबर नहीं ले सकते थे। पता नहीं अनजाने दुश्मन उसे कहाँ ले जा रहे होंगे। वैसे दुश्मन अनजाने नहीं हो सकते थे। शिबा के किले पर हमला करने का मतलब साफ समझ में आ रहा था। एस मास्टर को एक टेलीपैथी जानने वाले की ज़रूरत थी। शार्पर मेरे हाथों मारा गया था। मोरनिया को मैंने छुपा दिया था। रसवंती बाबा साहब के इदारे में महफूज थी। वो मुझे भी अगवा कर सकता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि मैं असल फरहाद हूँ। बहरहाल उसे एक टेलीपैथी जानने वाले की ज़रूरत थी। आर्मर मास्क मैन की कैद में था। ले देकर शिबा और जो रह गई थीं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो किले पर इतना बड़ा हमला करेगा, पैराशूट्स के ज़रिए आदमियों को उतारेगा और टेलीपैथी जानने वालों को वहाँ से उठा कर ले जाएगा। शिबा अगर तहखाने में ना जाती तो वो भी पारस के साथ दुश्मनों के हाथ लग जाती। मैंने रसवंती से कहा, सोनिया के पास आओ। वो पारस के पास थी। सोनिया के पास आ गई। मैंने कहा, बड़ी तशवीशनाक खबर है, जोजो को अगवा कर लिया गया है। आमना जख्मों से चूर होकर बेहोश हो गई है। हम खुदावंद करीम से इस दलेराना और जांबाज औरत की ज़िंदगी और सलामती की दुआ ही मांग सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। रसवंती, तुम शिबा के पास जाओ, वो पारस अव्वल के साथ तय खाने में है। मैं अभी आता हूँ। मैंने सोनिया को बताया। यह एस मास्टर की कार्रवाई थी। वाकई वो शतरंज का खिलाड़ी है। उसने बिसात पर कई मोहरे फैला रखे थे। उसने एक तरफ तुम्हें शार्पर के मामले में उलझाया, दूसरी तरफ मोरनिया की हिफाजत पर मजबूर किया ताकि उसकी चालों को ना समझ सको और तुम्हारा ध्यान उस तरफ ना जाए कि किले पर भी हमला हो सकता है। क्या तुम्हें इस बात की तवक्को थी? तवक्को नहीं थी, मगर इतना जानती थी कि एस मास्टर शिबा और जोजो को हासिल करना चाहेगा। यही सोचकर मैंने शिबा को मशवरा दिया था कि वो उसके ख्वाबीदा दिमाग को ट्रैप करे, अपना मामूल बनाए और दिमाग को बिल्कुल लॉक कर दे। बहरहाल वो अपनी चालें चल रहा है, हम अपनी चल रहे हैं। इस बार जिस सुपर मास्टर से पाला पड़ा है उससे टकराने के लिए ना तो जिस्मानी ताकत काम आएगी और ना ही टेलीपैथी का हथियार। वो शतरंज का खिलाड़ी है। उसके सामने हमेशा हाजिर दिमाग रहकर सोचना होगा कि वो कैसी चालें चल रहा है और मौजूदा चाल के नतीजे में दूसरी चालें क्या होंगी। सोनिया पारस के साथ तैयारे में सफ़र कर रही थी। तकरीबन 3 घंटे बाद पेरिस पहुंचने वाली थी। रसवंती को बड़ी मुद्दत के बाद उसका बेटा मिलने वाला था। वो उसे अपने सीने से लगाकर खूब प्यार करने वाली थी। इसीलिए मुतमईन होकर शिबा की खबर लेने गई थी। उसने शिबा से कहा, होशो हवास में रहो। किले में जो डॉक्टर और कंपाउंडर वगैरह हैं उनके दिमाग में पहुंचो, उन्हें फ़ौरन आमना के पास पहुंचाओ। शिबा को अकल आ गई। उसे पहले ही ऐसा करना चाहिए था, मगर वो जज्बात में बह रही थी। उसने ख्याल खवानी के ज़रिए डॉक्टर को आमना के पास पहुंचने पर मजबूर किया। वो अपने 2 मातहतों के साथ दवाओं का बैग लेकर निकला। डरता भी जा रहा था कहीं से आने वाली अंधी गोली उसे ख़त्म ना कर दे। लेकिन अब खामोशी थी, कहीं से फायरिंग नहीं हो रही थी। फिर वो टेलीपैथी की मुट्ठी में था। आखिर इस कोठी के अंदर पहुंच गया। वहाँ की तवील खामोशी बता रही थी कि हमलावर वापस चले गए हैं। दुश्मनों ने पूरी कोठी में शिबा और पारस को तलाश किया होगा। फिर ज़्यादा देर ठहर भी नहीं सकते थे। उन्हें यकीनन शिबा, जोजो और पारस की तस्वीरें दी गई थीं ताकि उन तीनों को अगवा किया जा सके। इसीलिए जोजो को उठाने से पहले उस शख्स ने तस्वीर देखी थी। उसे इत्मीनान हो गया था कि कम से कम एक टेलीपैथी जानने वाली हाथ लग गई थी। डॉक्टर बेडरूम में पहुंचकर आमना का मुआयना कर रहा था। एक गोली बाजू को छींटती हुई निकल गई थी, दूसरी कमर में पेवस्त हो गई थी। उसे फ़ौरन निकालना ज़रूरी था। डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेचर लाओ और अस्पताल में ले चलो। इस किले के अंदर एक छोटा सा हॉस्पिटल कायम किया गया था जिसमें ऑपरेशन के सिलसिले में हर सामान मौजूद था। जब उन्होंने किले में नादीदा दुश्मनों से निमटने के लिए जंगी तैयारियां मुकम्मल कर रखी थीं तो ज़ख्मियों का इलाज करने और उनका ऑपरेशन करने के लिए भी ये लाजमी था।
बहरहाल आमना को स्ट्रेचर पर डालकर फौरन ही ऑपरेशन थिएटर में पहुंचाया गया। रसवंती और शीबा ख्याल खवानी के जरिए ये कार्रवाई देख रहे थे। फिर शीबा ने कहा, दुश्मन जा चुके हैं, अब खतरा नहीं है, तुम्हें तहखाने से निकलना चाहिए। उस वक्त तक मैं भी पहुंच गया था। मैंने रसवंती से कहा, मैं शीबा को मुखातिब करना नहीं चाहता, तुम उसे मशवरा दो वो पारस के साथ चोर दरवाजे से दूसरी तरफ निकल जाए। दूसरी तरफ एक छोटा सा बंगला है जिसमें उसका सेक्रेटरी हाशिम बेग रहता है। वहाँ कार वगैरह सब कुछ है, उसके ज़रिए वो पारस को लेकर निकल सकती है। अगर किले में रहेगी तो दोबारा हमला हो सकता है। वो सिर्फ जोजो को ले गए हैं, किसी वक्त उन्हें शीबा की भी ज़रूरत पड़ सकती है। रसवंती ने कहा, तुम इस किले में नहीं रहोगी और ना ही आमना के पास जाओगी। मैं और फरहाद आमना की पूरी खबर रखेंगे। तुम पारस को लेकर चोर रास्ते से सेक्रेटरी हाशिम बेग के पास जाओ और उसकी कार में बैठकर अनकरा पहुंचने की कोशिश करो। कल तुम्हें तिल अबीब जाना है। मैं नहीं जाऊंगी, मेरी जोजो अगवा कर ली गई है। मेरी आमना यहाँ जख्मों से चूर पड़ी है और तुम कहती हो मैं तिल अबीब चली जाऊं। तुम कहीं भी जाओगी तो ख्याल खवानी के जरिए सबके दिमागों में होगी, सबके पास पहुंचोगी। जो अभी तनवीमी नींद में है, इसलिए हम उसके दिमाग को छेड़ना नहीं चाहते। थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा वो कहाँ है और कहाँ पहुंचाई जा रही है। इतना तो इत्मीनान है कि कोई उसे जानी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उधर पारस मचल रहा था, मैं जोजो के पास जाऊंगा। मम्मी प्लीज़ जोजो को किसी तरह हासिल करें, उनसे छुड़ा कर ले आएं। रसवंती ने उसके दिमाग में पहुंचकर कहा, बेटे ऐसी जिद ना करो जो पूरी ना हो सके। जोजो हमारे पास आएगी लेकिन ज़रा वक्त लगेगा। पारस ने पूछा, क्या आप मेरी मामा हैं? हाँ। क्या आपने मुझे जन्म नहीं दिया है? रसवंती ज़रा चुप होकर बोली, हाँ बेटे, मैंने जन्म दिया है। आप झूठ बोलती हैं। अगर मैं आपका बेटा होता तो आप एक बार ज़रूर मेरे पास आती, ज़रूर मुझे बेटा कहकर पुकारती। आप माँ के रिश्ते से मेरे पास नहीं आई हैं, इत्तफाकात आपको मेरे पास ले आए हैं। बेटे ऐसी बातें ना करो, आप मेरे पास आ गईं, यही बहुत बड़ा एहसान है। मैं आज की रात याद रखूँगा। किसी बहाने तो आपकी आवाज़ सुनी, आपका ममता भरा लहजा सुना जो सिर्फ मेरे भाई पारस के लिए है, मेरे लिए नहीं है। बेटे तुम्हारे लिए भी है, मेरी मजबूरी को तुम नहीं समझ सकते। मैंने तुम्हारी खबर इसलिए नहीं ली कि तुम्हारी मम्मी अच्छी तरह देखभाल कर रही हैं, तुम्हें बहुत अच्छी तालीम और तरबियत दे रही हैं, तुम्हें कितना अच्छा शऊर दिया है। इस उम्र में इतनी गहरी बातें करते हो। इधर तुम्हारे भाई के पास कोई नहीं था, इसलिए मैं वहाँ रहती हूँ और इतनी मसरूफ़ रहती हूँ कि तुम्हारे पास आने का मौका नहीं मिलता। और बेटे हम पर बहुत बुरा वक्त आ पड़ा है, आजमाइश की घड़ियाँ हैं। ऐसे वक्त ऐसी जज्बाती बातें ना करो। तुम मेरी ममता का इम्तिहान लोगे तो मैं अकल से कोई काम नहीं कर सकूंगी। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, मगर एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ ज़रूर कहो। मामा, जब एक अरसे की जुदाई के बाद माँ बाप अपने बेटे के पास आते हैं तो कोई अच्छा सा खिलौना लेकर आते हैं। आज आप खाली हाथ आई हैं, लेकिन वादा कीजिए जितनी जल्दी मुमकिन होगा आप दूसरी दफ़ा मेरे लिए खिलौना लाएंगी। बेटे तुम क्या चाहते हो, क्या पसंद करते हो? मैं दुनिया जहान के महंगे खिलौने मुहैया कर सकती हूँ, मुझे सिर्फ़ एक चाहिए। ज़रूर लाऊंगी, बोलो क्या चाहते हो? मुझे सिर्फ जोजो चाहिए। रसवंती ने ताज्जुब से पूछा, जोजो? हाँ मामा, वो इतना प्यारा खिलौना है कि अल्लाह ताला ने अब तक ऐसा बनाया ना होगा। वो हंसती है तो सारी दुनिया हंसती है, वो रोती है तो मैं उसे गुदगुदा कर छेड़ कर हंसाने की कोशिश करता हूँ। मेरा दिल कहता है वो सिर्फ हंसने के लिए पैदा हुई है और मैं उसे सारी ज़िंदगी हंसाता रहूँगा। रसवंती ने कहा, मेरे बच्चे, मेरे लाल, वो तुम्हें इतनी पसंद है, वो दुनिया का एक नायाब खिलौना है, तो मैं अपने बेटे के लिए उसे ज़रूर हासिल करूँगी, चाहे उसके लिए एस मास्टर को बड़े से बड़ा चैलेंज करना पड़े। मैंने कहा, रसवंती इस तरह के चैलेंज ना करना। अव्वल तो ये बात मुसद्दिका नहीं है कि एस मास्टर ने ही उसे अगवा किया है, और अगर उसने ही ऐसा किया है तो इंशाल्लाह जोजो को वहाँ से निकाल लाएंगे। तुम्हें सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। अजब हालात थे। मैं रसवंती को सब्र तहम्मुल सिखा रहा था और रसवंती शीबा को सब्र करना सिखा रही थी कि वो अभी आमना के पास ना जाए, पारस को लेकर चोर रास्ते से गुजर जाए। उसे हर हाल में दूसरे दिन तिल अबीब पहुंचना था। शीबा पारस के साथ चोर रास्ते से गुजरते हुए बोली, रसवंती, आमना होश में आएगी तो मेरे मुतल्लिक क्या सोचेगी?
वो खुश होगी कि तुम बखैरियत यहाँ से निकल गई हो। फिर आमना तन्हा नहीं है, मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए उससे गुफ्तगू करूँगी। फरहाद उससे बातें करेंगे, उसे हौसला होगा कि हमने साथ नहीं छोड़ा। रसवंती ने उसे समझा मनाकर पारस के साथ उस किले से निकलवा दिया। उन्हें हाशिम बेग तक पहुंचा दिया। हाशिम बेग ने उन्हें देखते ही कहा, मैडम मैं बहुत परेशान था, ट्रांसमीटर के ज़रिए राब्ता कायम कर रहा था मगर कोई अटेंड नहीं कर रहा था। आमना साहिबा कहाँ हैं? शीबा ने उसे मुख्तसर हालात बताए। हाशिम बेग ने कहा, जब आप कहती हैं कि जोजो को उठाने वाले ने उसकी तस्वीर देखी थी और फिर इसे उठाकर ले गया है तो दुश्मन आपको भी यकीनन पहचानते होंगे। आप यहाँ बैठकर चेहरा तब्दील कर लें, फिर मैं आपको ले चलूँगा। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।